आप सभी सुनने वालों को डॉक्टर वंदना का प्यार भरा प्रणाम एवं ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी का सुनो कहानी में स्वागत है। सुनो कहानी के माध्यम से मैं आपको अपनी मौलिक कहानियां एवं अन्य प्रसिद्ध लेखकों की कहानियां सुनाऊंगी जो आप पढ़ना चाहते थे पर पढ़ ना सके। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की मेरी लिखी हुई कहानी। ये कहानी मेरे दुबई प्रवास की है, जो भारतीय मानसिकता की कहानी है और हमारे मन को झकझोर के रख देती है। मेरी कहानी का शीर्षक है टूटी प्लेट की कीमत। रोजगार की तलाश में दुबई आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। सपनों का शहर दुबई जैसे कल्पना लोक में पहुंच गया था। 22वीं सदी की साकार होती कल्पना, सभी कुछ सुव्यवस्थित, साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची जगमगाती अट्टालिकाएं, नियमों कानूनों का स्वेच्छा से पालन करते दुनिया भर के देशों के अलग अलग नस्ल के लोग, लगता था जैसे दिनचर्या और समस्त कार्य व्यवहार स्वतः संचालित हो रहा हो। मुंबई जैसी अफरा तफरी और भागम भाग देखने को तरस गया था मैं वहां। शुरुआती दिनों में काम से छुट्टी पाकर समूचे दुबई को आंखों में भर लेने का उतावलापन स्वाभाविक था। बाहर से आने वाले सैलानी ही नहीं, वहां स्थायी रूप से बस चुके लोगों के लिए भी दुबई में आकर्षणों की कोई कमी नहीं है। सो मैं भी हर रोज ऑफिस का काम खत्म होने के बाद वैगाबॉन्ड की तरह दुबई की सड़कों की खाक छानने लगा था। फिर भी अभी अजनबियत ताजा थी। वहां के जीवन से सहज नहीं हो पाया था मैं। यहाँ की मेट्रो सेवा आधुनिकतम है, जिसे स्टेट ऑफ आर्ट्स कहेंगे। मेट्रो स्टेशन भी दुबई की ख्याति के अनुरूप भव्यतम है। मेट्रो एक स्टेशन बर्जुमान के पास आपको मिलेगा आलीशान बहुमंजिला सुपरमार्केट, डे टू डे स्टोर। मेरा दावा है कि आप इस स्टोर को अनदेखा कर ही नहीं सकते हैं। इसका भव्य स्वरूप आपको हर हाल में आकर्षित कर ही लेगा। आपकी आंखें बरबस ही उस तरफ घूम जाएंगी जो हमेशा ही आपको स्वागत के लिए आमंत्रण देता प्रतीत होता है। मैं भी इसकी तरफ आकर्षित होता रहता था, किंतु समय की सीमा को देखते हुए तुरंत ही इस विचार पर अमल नहीं कर पाता था। फिर भी मैंने ठान लिया था कि कभी मौका मिलने पर जरूर जाऊंगा। एक दिन रशदिया से आते हुए अल करामा के बाद बर्जुमान से उतर सीधे मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से निकलकर मैंने देखा तो बगल में ही एक और भव्य स्टोर था, जिसका नाम था बॉलीवुड। अरे, नाम में ही अपनापन झलक रहा था। मन डावाडोल होने लगा कि पहले बॉलीवुड में जाऊं या डे टू डे में। यहाँ डे टू डे के स्टोर में ऑल आइटम्स 1 to 10 दिरम का बोर्ड भी लगा था, यानी कोई भी सामान 10 दिरम के भीतर ही उपलब्ध था। लेकिन मन तो आखिर मन ही है ना। सो पलड़ा डे टू डे स्टोर की तरफ ही झुका। मन का आदेश मानकर कदम अपने आप ही डे टू डे स्टोर की तरफ बढ़ गए। दुबई की संस्कृति और नियमों का अब तक आदी नहीं हो पाया था। देशी मस्ती और बिंदासपन अब तक कायम थी। सो धड़धड़ाता हुआ स्टोर के अंदर घुसने लगा। तभी किसी ने पीछे से टोकने की आवाज सुनाई दी और सुनकर मैंने मुड़कर देखा तो प्रवेश द्वार के काउंटर पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड था। आदतन उसने अंग्रेजी में चिताया, प्लीज कीप योर बैग हियर। पर तभी शायद मेरे भारतीय चेहरे को देख होठों ही होठों में हिंदी में बुदबुदाया, कैसा कैसा लोग है, बैग लिए लिए ही अंदर घुस जाता है। सिक्योरिटी गार्ड के मुंह से कमेंट सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। अपने आप को अपमानित सा महसूस किया मैंने और अपनी खीज उतारने के लिए उसी समय अंग्रेजी झाड़ते हुए जवाब दिया, ओह सॉरी, आई वॉज नॉट नोइंग दैट। लेकिन उस आदमी ने मेरी इस सफाई पर ध्यान ही नहीं दिया। वो दूसरे कस्टमर के साथ व्यस्त हो गया था। धीरे से मैंने अपना बैग उसकी तरफ सरका दिया और उसके बढ़े हुए हाथों से अपना टोकन ले लिया और स्टोर के भीतर प्रविष्ट हो गया। सामने तरह तरह की रोशनी से जगमगाता विशाल काय हॉल नुमा स्टोर था।
मानव उपयोग की लगभग सारी वस्तुएं यहाँ बिक्री के लिए उपलब्ध थी, जो क्रमबद्ध तरीके से सेक्शन वार करीने से सजी हुई थी। एक और नाना प्रकार के चॉकलेट्स का सेक्शन था। तरह तरह के मन को मोहने वाले रैपर्स मन में लालच पैदा कर रहे थे। उनकी सजावट भी गजब की थी। फिर पंक्तिबद्ध रूप से अलग अलग सेक्शंस में रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल आने वाली करीब करीब हर वस्तु सजी धजी सी ग्राहकों को आकर्षित कर रही थी। मैं बड़े ध्यान से एक एक वस्तु और उस चिपकी हुई कीमत भी को आश्चर्य मिश्रित उत्सुकता के साथ देख रहा था। सबकी कीमत अलग अलग। मेरे जैसे ठेठ और हिसाब किताब में शुरू से ही कमजोर रहे हिंदुस्तानी के लिए दिरहम की गणना रुपयों में करना काफी मुश्किल हो रहा था। मुझे किसी समझदार ने बताया था कि भारतीयों की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि वे विदेश जाने पर वहाँ की मुद्रा में किसी चीज की कीमत सबसे पहले रुपयों में आंकते हैं और फिर मन महसूस कर रह जाते हैं कि भारत की तुलना में यहाँ कितना महंगा है। वे भूल जाते हैं कि जब कमा विदेशी मुद्रा में रहे हो तो खर्च भी उसी मुद्रा में ही करना पड़ेगा। यहाँ दुबई में यही हाल मेरा भी था। दिरहम को रुपयों में बदलकर दाम का आकलन करने की आदत छूट ही नहीं रही थी। हर समय दिमाग में हिसाब किताब चलता ही रहता था। 10 दिरहम कितना हुआ? 1 दिरहम 20 रुपए। तो 10 दिरहम कितना हुआ? 5 दिरहम की चीजें देखकर फिर मैं जोड़ घटाना करने लगता। इसी तरह मैं वहां रखी वस्तुओं के दाम का अंदाजा भारतीय रुपयों में लगाता रहा। निराश भी होता रहा। उस विशालकाय भव्य स्टोर का पूर्णतः अवलोकन निरीक्षण करते समय मैंने सावधानी पूर्वक अपना हाथ अपनी पैंट की जेब से दूर ही रखा था। मैं जब भी किसी दुकान या स्टोर में जाता हूँ तो ऐसा ही करता हूँ। मुझे शुरू से ही लगता रहा है कि मुझमें आत्मविश्वास की बेहद कमी है और ये मेरे चेहरे पर भी स्पष्ट नजर आता है। पता नहीं क्यों, पर मुझे हमेशा ही ये वहम रहता है कि मेरा चेहरा देखकर पहली नजर में हर कोई मुझे चोर समझ लेता है। ऐसी भावना मन में लगातार बनी रहती है। अपनी इस हीन भावना को छिपाने के लिए मैं हमेशा ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर चोर जैसे भाव वाले अपने चेहरे को हमेशा ही रौबदार बनाने का प्रयास करता रहता हूँ। साथ ही किसी दुकान या स्टोर आदि में जाने पर अपने हाथ पैंट की जेबों से काफी दूरी पर ही रखने की कोशिश भी करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपनी इस कोशिश में कितना सफल हो पाता हूँ। ये तो सामने वाला व्यक्ति ही बेहतर बता सकता है। खैर, आंखें फाड़कर मैं पूरी तन्मयता के साथ रोजमर्रा की वस्तुओं के अंतहीन सेक्शंस का निरीक्षण कर रहा था। यह स्टोर था ही ऐसा कि जहां दुनिया की शायद कोई भी वस्तु ऐसी नहीं थी जो उपलब्ध ना हो। सेफ्टी पिन से लेकर औरत, मर्द तथा बच्चों के कपड़े भी करीने से सजे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था। पहली मंजिल तक पहुंच पाना तो दूर, नीचे भूतल में घूमते घूमते ही कब 11:30 बज गए रात के पता ही नहीं चला। सोचा आज तो नहीं, पर अगली बार इत्मीनान के साथ ऊपर पहली मंजिल पर जरूर जाऊंगा। भूतल पर ही बर्तनों का एक विशाल सेक्शन था। चाकू, छुरी, कढ़ाई, भगोना, कटलरी सेट, कप प्लेट आदि सामानों की भरमार थी। सभी एक से एक बढ़कर स्टाइलिश, मन को मोह लेने वाले। देखा कि वहाँ चाय छानने वाली छन्नी जैसा भी कुछ बड़ा सा टंगा था। बड़ा अजीब सा बर्तन था। कटोरी के आकार का जालीदार छन्नी जैसी हमारे भारत में होती है जिससे चाय छानी जाती है, यह ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। यह छन्नी तो आम छन्नियों से एकदम अलग थी। ऊपर नीचे दोनों तरफ जाली की अंडाकार कटोरियां आपस में मिली हुई थी। उत्सुकतावश मैं उसे उलट पुलट कर देखता रहा कि इस छन्नी का क्या और कैसे उपयोग होता होगा। बहुत देर के बाद पता चला कि छन्नी को पकड़ने वाला जो भाग है वो कैंची की तरह का था, यानी इस लोहे के हत्थे को दबाते ही दोनों छन्नी सांप के मुंह की तरह खुल बंद हो रही थी। बड़ा विचित्र लगा और अच्छा भी। सोचा कि दोस्तों से पूछूंगा कि क्या है आखिर इसका इस्तेमाल। बाद में कभी खरीदने की सोचकर मैं छन्नी को उसकी मूल जगह पर पुनः रखने का प्रयास करने लगा।
कि इतने में पता नहीं क्या हुआ कि मैं बगल में ही रखी हुई प्लेट से टकरा गया। कांच की वो खूबसूरत नक्काशीदार प्लेट जमीन पर गिरकर झन्न से टूट गई। मैं तो सहम ही गया। तभी कुछ कदमों की आहट हुई। मैंने देखा कि एक हेल्पर लड़का, शायद वो हेल्पर बर्तन के सेक्शन की देखभाल ही करता रहा होगा, दौड़कर उधर ही आ रहा था। घबराहट की वजह से मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। चाय की छन्नी मेरे हाथ में ही थी। झट से मैं एक कोने में दुबक गया। अरे भारत में ऐसी घटना घटती तो दुकान के लोग मार पीट गाली गलौज करने लगते, पर यहाँ तो सब कुछ शांत था। गार्ड आया, हेल्पर आया, शांति के साथ प्लेट के टूटे टुकड़े समेटे और चला गया। मुझे भी लगा कि किसी को पता ही नहीं चल पाया होगा कि मेरी लापरवाही के कारण ये नुकसान हुआ है। सो जान बची तो लाखों पाए वाले अंदाज से मैंने चैन की सांस ली। मेरा कोई इरादा तत्काल वो छन्नी लेने का नहीं था और इसीलिए उसको उसकी अपनी जगह पर पूर्ववत टांगने की कोशिश ही तो की थी मैंने। पर अब वही छन्नी मेरे बच निकलने का इकलौता सहारा बन चुकी थी। सो वही छन्नी लेकर मैं भुगतान काउंटर की तरफ बढ़ गया। अब तो मैं जैसे तैसे छन्नी का 7 दिरहम का भुगतान कर जल्द से जल्द वहां से भाग निकलना चाहता था। भुगतान काउंटर पर लंबी लाइन लगी थी। देर तक वहां खड़ा रहने के कारण कांच की प्लेट टूटने की घबराहट को मैं जैसे भूल ही गया था। इतनी देर तक कोई खास बात ना होने के कारण मुझे लगा मैं आज तो बाल बाल बच गया। सब कुछ बड़ा सामान्य लग रहा था। मन ही मन आगे से ऐसी गलती भूल कर भी ना करने की कसम खाई और राहत की सांस ली। मेरा नंबर आने पर फिलिपीनी काउंटर गर्ल ने मुझे 12 दिरहम का बिल थमा दिया। मैंने उसकी गलती की तरफ इंगित करते हुए हाथ में पकड़ी इकलौती छन्नी दिखाते हुए सारी मासूमियत चेहरे पर समेटते हुए कहा, लेकिन इसका तो 7 दिरहम ही हुआ है ना। अपनी बात को बल देने के लिए मेरी आवाज शायद कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। पेमेंट लेने के लिए वहां कुल 6 काउंटर थे जो एक ही पंक्ति में लगे थे, पर सब पर एक लड़की फिलिपिनो गर्ल बैठी थी जो भुगतान प्राप्त कर रही थी। मेरी तीखी आवाज सुनकर सब की सब मेरी ओर देखने लगी। तभी मेरे वाले काउंटर की फिलिपिनो गर्ल यानी लड़की ने मुस्कुराते हुए अंग्रेजी में कुछ कहा और मॉनिटर मेरी तरफ घुमाते हुए उस पूरी घटना की क्लिप मुझे दिखा दी और पूरी विनम्रता से कहा, लगता है कि आप दुबई में नए हैं। ये क्लिप देखकर क्या आपको अब भी अपने बिल को लेकर कोई शिकायत है? मेरे लिए इससे ज्यादा लज्जा की बात और क्या हो सकती थी। सो मैंने चुपचाप अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और बिना किसी हुज्जत के सारा का सारा भुगतान कर दिया। मैं जानता था कि यह भारत नहीं दुबई था, नियमों कानूनों का देश, मेरे लिए विदेश। सो किसी प्रकार की कोई दलील देने, अपना बचाव या हुज्जत करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पर सच मानिए, पूरी ईमानदारी के साथ स्वीकार करता हूँ कि उस समय बड़ी शर्म आई थी अपने आप पर, अपने छिछोरेपन पर, अपने अब तक के संस्कारों पर, कि अपनी गलती छिपाने का प्रयत्न भी क्यों किया मैंने क्यों सच बोलने के अपने चिरंतन संस्कारों को मैं भुला बैठा? क्यों नहीं सीना तान कर बिना किसी आपत्ति के अपने आप ही पैसा भरकर उस क्षतिपूर्ति कर दी मैंने। उसी समय समझ में आया कि दुबई में चैनो अमन क्यों है, क्यों लोग नियम कानूनों से डरते हैं। धरती के इस छोटे से टुकड़े ने क्यों छोटी सी अवधि में पूरी दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है। इतने चाक चौबंद और सख्त नियम कानून के चलते ही ना, काश हम प्राचीन काल से ही धर्म गुरु रहे भारत में भी उसके पुरातन संस्कारों को मूर्त रूप देते हुए ऐसी ही बेदाग संस्कृति का निर्माण करा पाते। ये घटना मुझे कहीं गहरे तक झिंझोड़ गई। एकाएक ही मुझे दुबई और वहां की नव विकसित संस्कृति पर फख्र हुआ और अपने आप पर शर्मिंदगी।
तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।